सो हेलो, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, जो कि क्लास 12th के साइकोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर है। तो मीटिंग लाइफ चैलेंजेस यानी कि जो भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में होते हैं उनसे मीटअप करना, ऐसे डील करना कि उससे आपको बेनिफिट हो। एंड चैलेंजेस का एक प्रॉपर डेफिनेशन मैं बताऊं एक सिंपल वर्ड्स में, तो वो हर्डल्स जो हमारे रुकावट बनती है किसी भी चीज़ को अचीव करने में। तो आफ्टर दैट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर नेचर, टाइप एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, कि अगर स्ट्रेस है तो उसका नेचर कैसा है, कितने टाइप्स हैं उसके, 2 हैं 3 हैं। स्ट्रेस जो है वो बेसिकली कौन कौन सी चीज़ों की वजह से हो सकता है। तो चैप्टर में 3 पॉइंट्स को ही हाईलाइट करा गया है, जो कि लाइफ इवेंट्स हैं, डेली हेजल्स हैं एंड ट्रोमेटिक इवेंट्स हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि एक इंसान अगर स्ट्रेस लेता है तो उसकी हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग दोनों पे ही इक्वल असर पड़ता है। एंड इस टॉपिक के अंडर हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन एंजाइटी, जो कि इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी डिस्कस्ड है। जो एक स्टूडेंट है राज, वो बहुत फाइनल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, तो इज फेसिंग एग्जामिनेशन एंजाइटी एंड ड्यू टू विच ही इज़ अनेबल टू स्लीप। तो स्ट्रेस एंड हेल्थ पढ़ेंगे कि कैसे स्ट्रेस की वजह से हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। फिर जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम पढ़ेंगे, जो कि हेंस सैली इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च, उन्होंने क्या कहा है। उसके बाद स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम हम पढ़ेंगे, लाइफस्टाइल पढ़ेंगे। एंड फिर अगर स्ट्रेस आ जाता है या हो जाता है एक इंसान को, तो उससे डील कैसे करना है। तो व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो बेसिकली 6 हैं जो कि चैप्टर में डिस्कस्ड है। प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग, तो इसमें हम लाइफ स्किल्स पढ़ेंगे। बहुत सारी हैं इसमें लाइफ स्किल्स। एंड लाइफ स्किल्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो हम बिल्डअप करते हैं थ्रू आवर नॉलेज एंड स्किल्स, या हम अडाप्ट कर पाते हैं किसी भी सिचुएशन में। रेजिलियंस एंड हेल्थ भी हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 का। तो इसमें एक बच्चा है, उसका नाम राज है, एंड वो पढ़ रहा है अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, तो जो कि कल होने वाला है। वो 1 बजे तक पढ़ता है पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। ऑफ कोर्स सी बात है, क्यों नहीं कर पा रहा होगा। तो आंसर है कि उसको स्ट्रेस हो रहा है, यानी कि एग्जामिनेशन एंजाइटी हो रही है। और फिर वो क्या करता है, वो कंसंट्रेट कर नहीं पा रहा है, तो ही थिंक्स कि मेरे पढ़ने का क्या फ़ायदा जब मुझे मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है। तो उसने सोचा कि मैं ना 6 बजे उठूँगा, अलार्म लगा लेता हूँ और 6 बजे उठूँगा और फिर पढ़ लूँगा फ्रेश माइंड से, एकदम अच्छे से याद भी हो जाएगा। एंड सुबह सुबह जो पढ़ते हैं वो याद भी होता है। तो उसने ऐसा ही करा। बट जब उसके दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा वरी हो रखा है वो, कि वो सो भी नहीं पाता है अच्छे से। वो बेड बिस्तर पे करवटें बदलते रहता है, बट वो सो नहीं पाता है अच्छे से। एंड उसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि वो फेल हो गया है, वो माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है उसका, वो अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाता है एग्ज़ाम में। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो स्ट्रीम, वो सब्जेक्ट्स जो क्लास 10th के बाद वो लेना चाहता है, वो अब नहीं। फिर क्या होता है कि वो ना अपने आप को ब्लेम करता है कि मैंने क्यों अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, इसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें सोच रहा था, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि वो रात भर सो नहीं पाया, तो उसका सर ना एकदम भारी भारी सा हुआ। एंड सुबह जो अलार्म उसने 6 बजे का लगाया था, वो उस टाइम पे उठ भी नहीं पाता है, तो वो लेट उठता है। उसकी वजह से वो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता एंड जल्दी जल्दी में रश में भाग जाता है स्कूल फॉर एग्जामिनेशन। और जब वो क्वेश्चन पेपर खोलता है, तो उसका मतलब उसको लगता है कि मैंने जो पढ़ा था ना, मैंने कुछ नहीं पढ़ा शायद। और ये सारे सिम्टम्स जैसे कि हार्ट पाउंडिंग, हैंड्स क्लैमी विथ स्वेट, एंड उसके बाद उसको लगता है कि उसका दिमाग एकदम कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया है, इज़ अनेबल टू रिकॉल एनी आंसर। एंड उसको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। सो दीज ऑल दिस केस डिपेक्ट्स कि उस राज को हो रही है एग्जामिनेशन एंजाइटी, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। हर एक चाइल्ड अपने हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में फेस करता है जब भी वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन देने जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स नीचे भी दे रखे हैं, जैसे कि वन ऑफ द एग्जाम्पल स्टेट्स की
बहुत सारे लोग होते हैं जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ामिनेशन देने जाते हैं, जैसे कि CUET वगैरह, तो उसमें वो लोग बहुत ही टेंस्ड फील करते हैं। अब वो चाहे एग्ज़ाम छोटा हो या बड़ा हो, बट द फियर कि वो चीज़ इवैल्यूएट होगा, उसके ऊपर हमें मार्क्स मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ी सी एनजाइटी बढ़ जाती है। एंड एग्जामिनेशन एनजाइटी को एज यू ऑल नो हम इवैल्यूएटिव एप्रीहेंशन भी कहते हैं। अब उसके बाद एक और एग्जांपल है इसमें कि एक चाइल्ड का थिंक करो, मतलब एक बच्चे की बात बता रहे हैं कि थिंक ऑफ अ चाइल्ड, वेट अ सेकेंड, so think of a child who lost her parents at a young age, his or her parents, and फिर उसके पास कोई भी टेक केयर करने के लिए नहीं है। फिर उसके बाद सोचो कि एक यंग वुमेन है जिसके हस्बैंड नहीं है, कार एक्सीडेंट में मर गए। तो अब सोचो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वुमेन के ऊपर है, वो कैसे घर संभालेगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा उस पे है। तो ये हैं चैलेंजेस, छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे नहीं, उस इंसान जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके लिए तो बड़ा ही है, दूसरे के लिए भले ही छोटा हो। तो ये चैलेंजेस हैं जो कि हम हर हर इंसान फेस करता है अपनी लाइफ। और फिर सोचो एक इंसान का पेरेंट्स हु ब्रिंग अप चाइल्ड हु आर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज, तो उनको रेज करना, उनको उनकी परवरिश करना भी एक बिग टास्क है अपने आप में। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, वो सिर्फ यही बताना चाह रहा है। So let us start with the first topic of the chapter 3, meeting life challenges, that is nature, type and sources of stress. तो सबसे पहली बात आती है कि जब एक इंसान को बिजी वनडे मॉर्निंग पे रोड क्रॉस करना होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी भी अलर्टनेस कम हुई, वहाँ पे डेंजर, खतरा हो सकता है एक इंसान की सर्वाइवल का। तो बात ऐसी है कि अगर कोई भी चैलेंज हम फेस करते हैं, तो हम एडिशनल एफर्ट्स लगाते हैं एंड सारे जितने रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, सब चीज़ उस पर्टिकुलर चैलेंज को फेस करने में हम लगा देते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि जो स्ट्रेस है ना, वो इंक्रीज कर देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वंस सर्वाइवल। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके बाद स्ट्रेस क्या है, एकदम इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर आप लार्ज अमाउंट में दे दो, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो डैमेज हो सकती हैं। सेम वे व्हेन आई टॉक अबाउट स्ट्रेस, तो स्ट्रेस अगर आप ज़्यादा अमाउंट में ले लो या बहुत ही ज़्यादा ले लो, तो हो सकता है कि आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगे एंड आपके ऊपर ना जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हो वो एंड यू बिकम अंडर कॉन्फिडेंट, यानी कि जो पॉजिटिव थॉट्स होंगे वो नेगेटिव टर्न हो जाए, दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो ये चीज़ क्या करेगी, सीधे सीधे आपके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगी। वहीं एक इंसान की बात करें जो स्ट्रेस बिल्कुल ना ले, तो फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एकदम कम हो जाएगी एंड ही विल बी लो ऑन मोटिवेशन एंड लिस्टलेस, जिसकी वजह से वो लेस इफेक्टिवली काम करेगा। सो देर आर टू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस। एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस है जो कि यू स्ट्रेस है। अब ई हेयर इज साइलेंट, एंड ये वो लेवल ऑफ स्ट्रेस है जो कि एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ठीक होता है एंड उसको हेल्प करता है कि वो अपनी जो पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल, उस तक वो रीच करे एंड माइनर क्राइसिस से डील करे। एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्ट्रेस विच इज़ नेगेटिव इन, उसको कहते हैं डिस्ट्रेस। तो जो इंसान ज़्यादा लेते हैं, जो लोग स्ट्रेस, उनको डिस्ट्रेस हो सकता है। एंड देयर इज़ अ फुल फ्लेज डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एन ऑर्गेनिज्म मेक to stimulus or event that disturbs the equilibrium and exceeds a person's ability to cope. अब एक सिंपल सी बात है कि आप स्ट्रेस कौन सी चीज़ को मानोगे? उस चीज़ को जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है उसको, या फिर वो चीज़ जो अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ही आपके कंट्रोल के बाहर है। स्ट्रेस किस चीज़ के लिए ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली द सेकेंड वन। तो वैसे ही जब एक इंसान की एबिलिटी टू कोप से स्ट्रेस एक्सीड कर जाता है,
तो उन पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज को हम स्ट्रेस कहते हैं। दिस वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेचर ऑफ स्ट्रेस। तो इसमें बात करेंगे कि जो स्ट्रेस वर्ड है वो डिराइव्ड है लैटिन वर्ड से। वेट अ सेकेंड। तो वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। वो लैटिन वर्ड क्या है? स्ट्रिक्टस। अब ये जो स्ट्रेस लैटिन वर्ड स्ट्रिक्टस से डिराइव्ड है, ये चीज़ बताती है इंटरनल फीलिंग्स व्हेन अ पर्सन इज इन स्ट्रेस, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, इंटरनल फीलिंग्स ऑफ टाइटनेस, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ मसल्स एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। जब लोग अब देखा ना, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को थोड़ी थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्ट्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं फिजियोलॉजिकल, जो आपके बिहेवियर में डिपेक्टेड होते हैं। तो ये इस चीज़ की बात करता है। उसके बाद हम दो वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रेसर एंड द नेक्स्ट इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेसर्स को आप ऐसे समझे कि वो इवेंट्स जो हमारी बॉडी को कॉज करते हैं कि हम स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स दें। अब ये स्टिमुलाई होते क्या हैं? इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि नॉइज़, क्राउडिंग, बैड रिलेशनशिप। इन सब से क्या होता है, आप फ्रस्ट्रेट होते हो, फिर आपको स्ट्रेस हो जाता है। एंड तो ये सारे इवेंट हैं, ये सारी कॉजेज़ हैं जो आपको फोर्स करती है कि आप एक स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स दो। तो बेसिकली इन स्ट्रेस, तो स्ट्रेसर्स को बोलेंगे हम स्टिमुलाई। एंड स्ट्रेन की जब बात करें, तो स्ट्रेन का मतलब होता है इन एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स को जो हम रिएक्शन देते हैं, उनको हम स्ट्रेन कहेंगे। तो इस चैप्टर में एक पर्सन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हेंस सैली। वो कहते क्या हैं एंड वो उन्होंने कौन सा मॉडल दिया है, जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। बट पहले इनकी एक डेफिनेशन आ रही है। उन्होंने ना एक फिजियोलॉजिकल वो दिया है, थ्योरी ऑफ स्ट्रेस दी है। एंड उनके हिसाब से वो उनको ना, हेंस सैली को कहते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च। तो हेयर इज़ द लाइन। एंड उन्होंने एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है, स्ट्रेस को डिफाइन करा है एज नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड, that is regardless of the cause of the threat, the individual will respond with the same physiological pattern of reaction। यानी कि ये सिंपली कहना चाहते हैं हेंसैली जी कि नो मैटर व्हाट स्ट्रेसर चाहे किसी भी टाइप का हो, एक इंसान सेम फिजियोलॉजिकल पैटर्न से रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स देता है। पर इस इस पे बहुत सारे रिसर्चर्स ने डिसएग्री करा। ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि जो हेंसैली ने कहा है वो आधा सच है। क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन आपके सामने क्या है, उस हिसाब से आप रिएक्ट करते हैं। एंड मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे बाकी के रिसर्चर्स ने क्या कहा है, लेट्स हैव अ लुक। सो बाकी के जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं दैट डिफरेंट स्ट्रेसर्स में प्रोड्यूस समवट डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रेस रिएक्शन एंड डिफरेंट इंडिविजुअल्स में हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मोड ऑफ रिस्पॉन्स। यानी कि जो लोग हैं वो डिफरेंट, जितने स्ट्रेसर्स होंगे उनके हिसाब से वो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेस रिएक्शन देंगे एंड उनकी वजह से वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मोड ऑफ रिस्पॉन्स। कभी कभी क्या होता है ना, आप यानी कि जो दूसरे रिसर्चर्स हैं वो सिंपली इतना कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक इंसान को सर्कमस्टांसेस मिलते हैं उस हिसाब से उनके रिएक्शन होते हैं, जो कि चेंज भी हो सकते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है ये चीज़। उसके बाद वो कहना चाह रहे हैं, उसके बाद एक लाइन है, या हेयर इट इज। तो वो लाइन है, स्ट्रेस इज अ डायनेमिक मेंटल कॉग्निटिव स्टेट and it is the disruption in homeostasis and imbalance that gives rise to an requirement for resolution of that imbalance। इसका मतलब है कि जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक मेंटल स्टेट है। यानी कि वो जो स्ट्रेस है वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है अक्रॉस सिचुएशंस। एंड देयर इज़ वन पर्सन, here it is, Lazarus and his colleagues, wait a second,
सो लिजारस एंड हिज कलीग्स हैं, उन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस दिया है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो पे अटेंशन टू दिस। सो हेंस सैली ने दी वो थी फिजियोलॉजिकल, ओके, एंड लजारस ने दी है कॉग्निटिव थ्योरी। एंड उनके हिसाब से उन्होंने क्या बताया है कि जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है टू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन वो लार्जली डिपेंड करते हैं द परसीव्ड इवेंट्स हाउ दे आर इंटरप्रेटेड और अप्रेज्ड। यानी कि एक इंसान कैसे उस सिचुएशन से डील करेगा वो लार्जली डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल उस सिचुएशन को कैसे देखता है। सो इन्होंने दो अप्रेजल्स की बात करी, इनकी थ्योरी में है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये कहना चाह रहे हैं, तो कहते हैं कि प्राइमरी अप्रेजल का मतलब होता है एक इंसान कैसे आइडेंटिफाई करता है एक प्रिवेलिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट को एज पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो अगर एक इंसान उस वो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल में से स्ट्रेस को नेगेटिव परसीव करता है, तब वो नेगेटिव जो इवेंट्स हैं वो अपने पॉसिबल हार्म, थ्रेट एंड चैलेंज के लिए अप्रेज करे जाते हैं। अब इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग हमें पता होने चाहिए। सो जो हार्म है वो असेसमेंट ऑफ डैमेज है जो कि पहले से ही करी जा चुकी है, यानी कि ये पास्ट फॉर्म है। एंड थ्रेट यानी कि जो फ्यूचर में डैमेज हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैलेंज। चैलेंज अप्रेजल्स वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस होती है कि किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ये इंसान चैलेंज की तरह लेते हैं एंड इंडीड सक्सीड भी करते हैं। एंड वो ऐसे कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हाँ, हम इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कर पाएंगे एंड हम इनसे ओवरकम भी करेंगे एंड इवन प्रॉफिट भी करेंगे इस इवेंट से। सो जब एक इंसान किसी भी सिचुएशन, किसी भी पॉसिबल जो इन्वायरमेंटल चेंज हो है उसको नेगेटिव परसीव करता है, देन वी गो टू सेकेंडरी अप्रेजल। तो ये सेकेंडरी अप्रेजल में जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को परसीव करते हैं नेगेटिव इन इट्स कॉन्सिक्वेंस, तो सेकेंडरी। अब सेकेंडरी अप्रेजल क्या है? ये बेसिकली हमारे रिसोर्सेज देखता है कि क्या वो सफिशिएंट होंगे उस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को जो इवेंट के हैं वो कम करने में। सो देयर इज़ अ डायग्राम ऑफ फिगर 3.2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसे बना सकते हैं इफ दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 6 मार्क। तो रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को देखेंगे। अगर एक इंसान के पास अच्छा खासा पैसा है, मेडिकल केयर है, तो उसको ऑफ कोर्स सी बात है कि कम स्ट्रेस फील होगा। वेट अ सेकेंड। तो ये चीज़ें हैं तो फिर उसे कम स्ट्रेस होगा। फिर अगर उसे पर्सनल सपोर्ट मिलता है, स्किल्स हैं, कोपिंग स्टाइल है, तब भी उसे कम स्ट्रेस फील होगा। एंड अगर उसके पास एक अच्छा सा सपोर्ट नेटवर्क एंड प्रोफेशनल हेल्प है, यानी कि उसके पास ऐसे लोग हैं जो उसे जब वो स्ट्रेस में होता है तो उसे हेल्प कर सकते हैं इन एनी फॉर्म, तो वो अच्छे से कोप अप कर सकता है। पर देर आर टू फैक्टर्स जिस पर लार्जली डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है कि ये जो अप्रेजल्स हैं वो सब्जेक्टिव हैं एंड बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। सो योर नंबर वन फैक्टर इज़ पास्ट एक्सपीरियंस। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर एक इंसान ने सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रेसफुल कंडीशन पास्ट में भी फेस करी है तो फिर वो इस बार भी अच्छे से कर पाएगा फेस, है ना, और वो उसको कम स्ट्रेस फील होगा। एंड दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो कंट्रोलेबल है, कंट्रोलेबिलिटी, यानी कि क्या उस इंसान के पास मतलब मास्टरी है ओवर दैट सिचुएशन। अगर यस तो हाँ वो कंट्रोल कर सकता है। सो हमने जो पीछे डायग्राम देखा था 3.2, उसका ये जस्ट एक्सप्लेनेशन है। ये जो पैराग्राफ्स हैं जो आ रहे हैं अब। सो उसमें एक पॉइंट था स्ट्रेसर्स करके। तो ये जो स्ट्रेसर्स हैं वो एक्सटर्नल होते हैं
यानी कि इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, जैसे कि नॉइज़, एयर पोल्यूशन। आपने देखा होगा ना कि एक इंसान वो गर्मी से आता है तो उसको मतलब बहुत ही अ, गुस्सा रहता है, या फिर बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट होता है कि गर्मी है, गर्मी है। एंड फिर सोशल भी हो सकता है ये स्ट्रेस, ब्रेकअप विद अ फ्रेंड हो सकता है ना, कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाल देते, जैसे हो सकता है कि आपका ऑफिस में दिन अच्छा ना बीता हो तो घर पे आके आप वहाँ का गुस्सा किसी बच्चे पे उतार रहे हैं, किसी और पे। फिर हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल में क्या, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि दो कंपैटिबल गोल्स के बीच में आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, ये करूँ या वो करूँ। तो ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स है, ठीक है। नाउ विद दिस वी कम टू द नेक्स्ट, जो कि हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस। तो हमारे पास फिजियोलॉजिकल लेवल में क्या होता है कि स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियर्स अराउज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से ना दो पाथवेज हैं। पहला तो है कि एड्रेनल पे जाएगा वो, एड्रेनल ग्लैंड, एंड फिर वो क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ कैटेकोलामाइंस को प्रोड्यूस करेगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जिसको एकदम नॉर्मली कहें तो पाइनफ्राइन एंड नॉरपाइनफ्राइन। उससे क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, फ्लाइट या फ्लाइट, या तो उस मुसीबत का सामना करो या फिर भाग जाओ, एकदम फ्लाइट, उड़ जाओ। एंड जो सेकंड पाथवे है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सेकंड पाथवे इज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सेक्रीट क्या करता है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड को सेक्रीट करता है, यानी कि कॉर्टिसोल। तो यानी कि एक इंसान ने अगर पहले वाले पाथवे से हाइपोथैलेमस से एड्रेनलिन ग्लैंड में गया है, पाइनफ्राइन नॉन पाइनफ्राइन, तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल इज़ रेडी फॉर फाइट और फ्लाइट, यानी कि या तो लड़ो या फिर उड़ जाओ। अगर एक इंसान डिसाइड करता है कि मुझे फाइट करना है उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, या टू डील विद दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस और प्रॉब्लम, तो उसे एनर्जी चाहिए होगी। विदाउट एनर्जी वो क्या करेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से उसे वो सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी जिससे वो फाइट कर सकेगा। फिर हम पढ़ते हैं नेगेटिव इमोशंस सच एज फियर, एंजाइटी, एम्बैरसमेंट, यानी कि स्ट्रेस के नेगेटिव रिस्पॉन्स भी होते हैं। तो व्हेन आई टॉक अबाउट इमोशनल रिएक्शन और स्ट्रेस, तो वो नेगेटिव बैनर में होंगे। तो एंजाइटी है, एम्बैरसमेंट है, एंगर है, डिप्रेशन है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज, तो आपके बिहेवियर में क्या बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है, तो वो तो स्ट्रेसफुल इवेंट ही डिसाइड करेगा कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो फिर आप बहुत ही वियर्डली बिहेव करेंगे इन फ्रंट ऑफ द पर्सन। बट अगर इतना उसकी इंटेंसिटी नहीं है तो फिर आप ढंग से बिहेव करेंगे। एंड यहाँ पे दो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज है, या तो फाइट करो उस चीज़ से या फिर भाग जाओ, सिंपल। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज, ये यानी कि दिमाग से रिलेटेड। अगर आपने देखा होगा कि नोटिस करा होगा कि व्हेन यू आर स्ट्रेस, तो आप ना किसी भी चीज़ पे ना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, राइट। जैसे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, इंट्रूसिव हो जाते हो, यू रेपिटेड एंड मॉर्बिड थॉट, यानी कि बहुत सारे लोग ओवर थिंक करने लग जाते हैं। जैसे कोई चीज़ आपके साथ हुई एक दिन में, एंड वो चीज़ आपको इतना दिमाग में घर कर गई कि आप बार बार रिपीटेडली कोई भी काम कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं छोड़ पा रहे। तो वो कॉग्निटिव रिस्पॉन्स है ऑफ स्ट्रेस। नाउ विद दिस वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे ये है, जो स्ट्रेसर्स होते हैं ना, उनके ना कुछ डायमेंशंस होते हैं। तो ये चार डायमेंशंस हैं। पहला इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन है, कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। आप खुद ही सोचो, अगर कोई स्ट्रेस लॉन्ग टर्म के लिए है, ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म है, तो क्या
आप मतलब उस स्ट्रेस का इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ेगा? ऑफ कोर्स सी बात है पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा टर्म के लिए। बट अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए है, तो आप अच्छे से उसको टैकल कर सकते हो। और अगर स्ट्रेस की इंटेंसिटी लो है या हाई है, अगर लो है तो फिर तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, और अगर हाई है तो होगा। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगर जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत ही ज़्यादा डर लगेगा। पर अगर वो स्ट्रेस कम कॉम्प्लेक्स है वो टास्क, तो फिर कम लगेगा। एंड इफ़ यू कैन प्रिडिक्ट दैट स्ट्रेस, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो एक्सपेक्टेड होती हैं एंड अनएक्सपेक्टेड होती हैं। तो अगर वो चीज़ एक्सपेक्टेड है तो आपको कम डर लगेगा, एंड यू फील कि आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप उस स्ट्रेस से, उस चैलेंज से टैकल कर सकते हो। सो हियर इज़ अ पॉइंट कि अगर कोई स्ट्रेस मोर इंटेंस, प्रोलॉन्ग, क्रोनिक, कॉम्प्लेक्स एंड अनएंटिसिपेटेड स्ट्रेस होता है, तो आपके ऊपर वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं उसके। वहीं अगर वो लेस इंटेंस, शॉर्ट टर्म एंड लेस कॉम्प्लेक्स है, तो फिर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, और थोड़ा कम एक्सटेंट पे ही होता होगा। उसके बाद हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ की। तो जिस इंसान की हेल्थ सही नहीं है, वीक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है कि वो उस यू नो ज़्यादा उस स्ट्रेस से अफेक्टेड हो सकते हैं। एंड वहीं एक इंसान जिसकी गुड हेल्थ है, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें वो दिक्कत नहीं आएगी। अब बहुत सारी पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि है, अब मैंने फिजियोलॉजिकल आपको बता दी, एंड साइकोलॉजिकल इज़ देयर एंड कल्चरल इज़ देयर। सो द सेकेंड पर्सन कैरेक्टरिस्टिक है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या, आपकी मेंटल हेल्थ, टेम्परामेंट एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। एंड कल्चरल में आपका आएगा मीनिंग ऑफ एनी इवेंट, डिफाइंस द नेचर ऑफ रिस्पॉन्स दैट इज एक्सपेक्टेड अंडर वेरियस कंडीशंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसमें एक इंसान का जो सोशल स्किल है, कोपिंग स्टाइल है, सपोर्ट नेटवर्क है, इन चीज़ों का भी थोड़ा थोड़ा ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे अप्रेस करते हैं, वो डिपेंड करेगा। That's it for this video. If you really like the video, do subscribe and hit the bell icon and like the video. Thank you so much.